दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम 100 महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वीडियो में सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो आप सभी को वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए दोस्तों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? दोस्तों, बम्बई जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था, और मद्रास जो कि वर्तमान का तमिलनाडु है, और कलकत्ता, इन तीनों में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा, और उस समय भारत का वायसराय कैनिंग था। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? दोस्तों, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का दूसरा राजा था, और चंद्रगुप्त प्रथम का यह उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का यह उत्तराधिकारी और गुप्त राजवंश का दूसरा राजा था, और इसे ही ब्रिटिश इतिहासकार V.A. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था, और समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र साम्राज्य को बनाई थी। और दोस्तों, इसके साथ साथ समुद्रगुप्त के शासनकाल को ही भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु की। तो फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय असंतोष का जनक कहा गया था, और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय उनके पत्र केसरी को जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक थी केसरी, और यह मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी, और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय इसी पुस्तक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना जाता है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना जाता है। इसका मतलब होता है हमेशा सत्य की ही जीत होगी, और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, जो भारत का प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसे अशोक के द्वारा सारनाथ में बनवाया गया था, और इस स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश के संविधान लागू होने के समय राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, अगर हम बात करें वेद की, तो वर्तमान में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन वेदों का अर्थ हो जाता है ज्ञान। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ वेदों के संकलनकर्ता के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। वेद व्यास को वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? दोस्तों, मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक, और मनसबदारी प्रणाली को अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? दोस्तों, अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था, और इसी के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया? दोस्तों, सूर्य वंश से संबंधित थे शेरशाह सूरी, और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बार 1 रुपये का सिक्का जारी किया गया था, और सूर्य वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक पूरे उत्तर भारत पर इसने शासन किया, और 1542 ईस्वी में इसके द्वारा शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल के दौरान चित्रकारी अपने चरमोच्च स्तर पर पहुंची थी, और जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर अकबर का पुत्र था, और उसके बचपन का नाम सलीम था। बचपन का नाम इसके सलीम था, और यह अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को किसका जनक माना जाता है?
दोस्तों इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। और अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, हेरोडोटस इतिहास का जनक, भूगोल का जनक हिकेटियस हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। दोस्तों मौर्य वंश का राजा था अशोक। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 बीसी यानी ईसा पूर्व पर बैठा था। और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। इंपॉर्टेंट है, अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी और इसके पिता का नाम बिंदुसार था। और अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। यह इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। अशोक ने अपने अभिषेक के यानी राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग पर आक्रमण अशोक के द्वारा 261 ईस्वी में किया गया था और कलिंग की राजधानी थी तोसली, उस पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। दोस्तों मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के पेशावर में पड़ता है। और प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त, जीवक आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा की गई थी। और इस पुस्तक का संबंध राजनीति से था। संबंध आप सभी को याद रखना है, इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है और इसकी रचना कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। दोस्तों वर्तमान में अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है और अभिलेख पढ़ने में पहली बार सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने मगध वंश पर शुंग वंश का नींव डाला था और यह वंश ब्राह्मण जाति से संबंधित था। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाई थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी और ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। दोस्तों चरक कनिष्क का राजवैद्य और आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। चरक के द्वारा चरक संहिता की रचना की गई थी और यह कनिष्क के राजदरबार का राजवैद्य था और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कांग्रेस के 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में पड़ा। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राज बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। लाला लाजपत राय जी के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। विरोध के दौरान पुलिस के लाठी चार्ज का शिकार होने के कारण 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो आप सभी को याद रखना है, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और इसी विरोध के बाद 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार लगाना है। पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था और यह समझौता पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। यह समझौता जो हुआ था यह पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी इसी जेल में बंद थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था वर्तमान के बांग्लादेश के ढाका में, और इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि। अब आप सभी को ऑप्शन देख के बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों सबसे पहले हम सभी जानेंगे साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे।
इसीलिए भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में जीके गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों अगर हम बात करें बुद्ध जी की, तो बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में यानी बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पर इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय सांक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश या प्रवचन यूपी के वाराणसी के सारनाथ गांव में दिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या ज्ञान सारनाथ में दिया था और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ था और इनका जो पहला उपदेश था वह यूपी के सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया था? दोस्तों आरंभिक बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में रचा गया था, जो कि बौद्ध साहित्य का जनसाधारण भाषा था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सन्यासी रूप में रहने लगा था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को यह याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में रहने लगा था और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? दोस्तों ग्रीक का शासक था सिकंदर और इसके साथ झेलम नदी के तट पर पोरस की सेना ने मुकाबला किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। पोरस पंजाब का शासक था और पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध को झेलम या हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। हाइडे स्पीच इसे इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसे झेलम का युद्ध बोला जाता है, क्योंकि यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? दोस्तों अगर हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी 298 ईसा पूर्व में बना और इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था और यह मौर्य वंश का उत्तराधिकारी 298 बीसी में हुआ था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था और अशोक महान ने मगध की राजगद्दी 269 ईसा पूर्व में ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध होने के तत्पश्चात वर्साय की संधि या वर्सेल्स की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्सेल्स या वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुई और इस संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उसके वायुसेना और पनडुब्बियों को रखने के अधिकार को छीन लिया गया और जर्मनी के सारे उपनिवेश जीते गए राष्ट्रों ने आपस में बांट ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी और इसी के द्वारा गुप्त संवत को शुरू किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला है, बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? दोस्तों गोल गुंबज बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और इसे मोहम्मद शाह के द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ वर्तमान के चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा 1448 ईस्वी में कराया गया था और इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा 1448 ईस्वी में किया गया था और यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था?
दोस्तों विख्यात कोहिनूर हीरा को गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के खान से निकाला गया था, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोहिनूर हीरा को गोलकुंडा के खान से निकाला गया था और यह हीरा सर्वप्रथम काकतीय वंश से अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह हीरा मुगल दरबार में कुछ दिनों तक रहा, फिर इसे ईरान के आक्रमणकारी के द्वारा लूट लिया गया। उसके बाद राजा रणजीत सिंह के पास यह हीरा पहुंचा था। अंततः यह हीरा अंग्रेजों के पास पहुंच गया। तो यह इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लोदी वंश के इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात की जाए तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हिंदू शासक हेमू के बीच लड़ा गया था। द्वितीय युद्ध अकबर और हिंदू शासक हेमू के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में रचित की गई थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाद में फारसी भाषा में इसे अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा अनुवादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध यानी अंग्रेजों और सिखों के मध्य युद्ध 1848 ईस्वी से 49 ईस्वी के मध्य हुआ और इसके तत्पश्चात पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने जाना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 1761 ईस्वी में हुआ था और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस लड़ाई के दौरान दिल्ली का शासक कौन था। तो फ्रेंड्स उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक दिल्ली पर शाह आलम द्वितीय का शासन था और इसे 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली की गद्दी से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? ऑप्शन बी रेड ड्रैगन पहला ब्रिटिश जहाज था जिसके द्वारा अंग्रेज भारत आए थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसका मंत्री भी था और इसी के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वराह मिहिर कौन थे? दोस्तों वराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और ये एक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? चोल शासक राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल ने बंगाल के पाल शासकों को हराकर गंगा नदी को दक्षिण भारत में ले जाने का प्रयास किया था, तो इसमें ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा के रूप में राजेंद्र चोल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों चोल शासन काल के अधिकांशतः मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चोल शासकों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दोस्तों चोल वंश का अधिकतर विस्तार दक्षिण भारत में था, तो इसमें ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? दोस्तों राजराज प्रथम ने 993 ईस्वी में एक विशाल सेना को श्रीलंका के लिए भेजा था और इसे विजित किया गया था, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल की राजधानी उदयवीर थी और अगर हम बात करें मध्यकालीन चोल की राजधानी तो इनकी राजधानी तंजावुर थी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है, जिसे इससे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट शासक थे इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है,
महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और वर्तमान में महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को याद रखना है कि पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह के द्वारा की गई थी और इसी को वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है और इनकी राजधानी वातापी थी। इस वंश का प्रमुख शासक पुलकेशी द्वितीय था और इसी के द्वारा हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। पुलकेशी द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। पुलकेशी द्वितीय को ही पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा 642 ईस्वी में परास्त किया गया था और इसकी राजधानी बदामी पर इसने अधिकार कर लिया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? दोस्तों, विक्रमांक देवचरित्र में विक्रमादित्य के चरित्र का वर्णन किया गया है और कश्मीर के कवि बिल्हड़ के द्वारा 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के कवि बिल्हड़ के द्वारा 11वीं शताब्दी में विक्रमांक देवचरित्र का लेखन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? दोस्तों, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और इसकी लिपि अज्ञात है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है और यहाँ पर सबसे बड़ा भवन या इमारत अन्नागार या धान्यागार था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी? दोस्तों, सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह गुजरात के लोथल में स्थित है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? फ्रेंड्स, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और 1335 ईस्वी में यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1335 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? दोस्तों, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जी थे और ये हर्षवर्धन के राजकवि थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी और इसके बाद इसने अपनी नई राजधानी कन्नौज में बनाई थी। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसके द्वारा किए गए थे? इसमें ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य राइट आंसर हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जिनका जन्म केरल में हुआ था, इनके द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। अगला है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, 738 ईस्वी में हिंदू और गुर्जर प्रतिहार शासकों के गठबंधन ने अरब आक्रमणकारियों को हराया था। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर 24 पहियों पर टिका हुआ है। अगला है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? दोस्तों, सुल्तान महमूद, जिसे हम लोग आमतौर पर महमूद गजनी के नाम से भी जानते हैं, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है और यह गजनी का शासक था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और यह मीनार महरौली में स्थित है और इसे पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। नियमित मुद्रा इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित
करने वाला प्रथम सुल्तान भी इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका या शासक रजिया सुल्तान थी और यह गुलाम वंश से संबंधित थी। इल्तुतमिश के बाद इसने शासनकाल का भागदौड़ संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा और अलाउद्दीन का बचपन का नाम था अली और गुरसाप्स, और इसके द्वारा ही सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य के द्वारा किया गया था, इसी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का तोता कहा जाता है? फ्रेंड्स, अमीर खुसरो, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं के आसपास हुआ था। खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे और इसका जन्म बदायूं के आसपास हुआ था। इसे तूतिए हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के प्रतीक के रूप में मुद्रा चलाई और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी और इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। अगला है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इसमें हमारा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था और यह तुगलक वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसमें शेर शाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों, हुमायूं का मकबरा जो हुमायूं का कब्र है, इसे हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इसी के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? दोस्तों, कालानौर वर्तमान के पंजाब में स्थित है और 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया था और अकबर के बचपन का नाम जलाल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 13 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? फ्रेंड्स, महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा और इसने यह अनुवाद अकबर के आदेश के अनुसार किया था। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अगला है, किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अकबर के जीवन पर आधारित अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में की गई थी और इसकी भाषा अवधी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस की भाषा अवधी थी और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन सी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? दोस्तों, इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी और अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श यहीं पर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? दोस्तों, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा था और इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके आगरा से दिल्ली कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? ऑप्शन ए, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में प्रसिद्ध तख्त ए ताउस को रखा गया था। यह आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर के शासनकाल के दौरान ही जब्ती प्रणाली को टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? फ्रेंड्स, हमें पता है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहता था और इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा
औरंगजेब जिसने बीबी के मकबरे का निर्माण महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किया था, इसी को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन सी फारसी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी औरंगाबाद राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है और यहीं पर बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अगला है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सूफी आंदोलन मूलतः फारस, जिसे पर्सिया, जिसे ईरान के नाम से जाना जाता है, यहीं से प्रारंभ हुआ था। अगला है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दोस्तों, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे और इनके द्वारा अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध 8 कवि इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। अष्टदिग्गज के नाम से कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले तेलुगु कवियों को कहा जाता था और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। अगला है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ा गया था। इसलिए इस युद्ध को राक्षसी युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध को 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी शेर शाह राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो इसमें ऑप्शन सी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसे हारने के बाद हुमायूं यहां से भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध बंगाल के मुर्शिदाबाद में 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के मुर्शिदाबाद में लड़ा गया था और यह युद्ध बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों, राजा राम मोहन राय और तत्कालीन गवर्नर बेंटिंक के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया था और इसी सती प्रथा के समाप्ति के तत्पश्चात राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम जोन्स राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी थे। अगला है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था। अब फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के द्वारा 2 बार सूरत को लूटा गया था। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।